CET 10+2 की आज तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं हम। तो आज का सवाल, रिंकू 840 रुपए क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% लाभ से सोनू को बेचता है, यानी 10% लाभ से बेच रहा है। यहाँ पर जो क्रय मूल्य वो हम 100 मानेंगे, तो 100 में 10% लाभ यानी 110/100। उसके बाद सोनू इसे रॉकी को 5% हानि पर बेचता है, वापिस वही, तो 5% हानि हो रही है, तो 100 में से 5 गए यानी 95/100। और इसका जो मूल्य है वो 840 है। फिर ये पूछ रहा है कि टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। अंतिम विक्रय मूल्य बताना है, तो इसको 840 से गुणा कर देंगे। इसको जैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो अंतिम सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 877.80, मतलब ये आंसर। काफी अच्छा प्रश्न था, ध्यान दें। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए जालोर, बी सिरोही, सी बांसवाड़ा, डी झालावाड़। कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। डूंगरपुर में जो है कर्क रेखा, डूंगरपुर ये चिकली गांव से गुजरती है, डूंगरपुर के चिकली गांव। और बांसवाड़ा में जो गुजरती है वो गुजरती है कुशलगढ़। अब जो राजस्थान में टोटल जो कर्क रेखा की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है, ध्यान रखें। जिसमें से डूंगरपुर में 2 किलोमीटर लंबाई है, ध्यान रखें। 2 किलोमीटर डूंगरपुर से होकर यानी चिकली गांव से होकर गुजरती है, और बाकी के जो 24 किलोमीटर वो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, यानी कुशलगढ़ बांसवाड़ा से 24 किलोमीटर गुजरती है कर्क रेखा। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ लें कि सर्वाधिक जो कर्क रेखा है, सर्वाधिक कर्क रेखा की जो लंबाई है वो कौन से जिले में, तो बांसवाड़ा में। तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। डूंगरपुर ऑप्शंस में नहीं है, तो डूंगरपुर से 2 किलोमीटर और बांसवाड़ा से 24 किलोमीटर, यानी कुल 26 किलोमीटर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, विषम को सुनिए। ए ओरेकल, बी MySQL, सी MS एक्सेस और डी है वो C++। तो जो ये ओरेकल है, MySQL है और MS एक्सेस है, ये जो तीनों हैं वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना। डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ये तीनों। और जो C++ है ये पासा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा C++। अगला प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न दे रखा है कि निम्न पाई आलेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ए का मतलब पेपर कागज, बी का मतलब एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, सी का मतलब बाइंडिंग यानी बाइंडिंग, डी का मतलब प्रिंटिंग यानी मुद्रण, ई का मतलब रॉयल्टी और एफ का मतलब विविध। अब इसमें दे रखा है खर्च चार्ट, एक्सपेंडिचर चार्ट दे रखा है, इसमें 9, 126, 54, 45, 90 और 36 डिग्री दे रखा है। इसका जो कुल योग है वो अपन करेंगे, तो 54 और 45, इसमें 90 जोड़ देंगे, इसमें 36, 9 और 26, तो इसका जो कुल योग होगा वो 360 डिग्री होगा, ये ध्यान रखें। अब ये 360 डिग्री है वो 100% के बराबर है, ये 100 के बराबर है, 100% मान लो या 100 के बराबर है। अब ये पूछ क्या रहा है, जब ये प्रश्न करे तो पहले ऐसे इसको सॉल्व करें फिर देखें आगे। ये कह रहा है बाइंडिंग की अपेक्षा, बाइंडिंग कहाँ है, बाइंडिंग दे रखी है सी में, यानी बाइंडिंग है 45 डिग्री। अपेक्षा विज्ञापन पर कितना खर्च किया गया, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट बी मतलब 54%। तो बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना ज्यादा खर्च किया गया, तो विज्ञापन का है वो है 54 डिग्री और बाइंडिंग का है वो है 45 डिग्री, मतलब डिफरेंस 9 डिग्री का। और 9 डिग्री तो कुल है वो 360 डिग्री है, इसका निकालना पड़ेगा और इसको अपन को 100 मानना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इससे ये जाएगा, ये 3, ये 12, ये 30 में 12, मतलब इसका आंसर आएगा 2.5, यानी ये आंसर।
2.5। बहुत आसान सवाल था ये। अगला प्रश्न है, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है। ए निश्चयवाचक, बी संबंधवाचक, सी निजवाचक, डी प्रश्नवाचक। तो मैं आप चला जाऊंगा, इसमें जो सर्वनाम होगा वो होगा निजवाचक। निजवाचक जो सर्वनाम है उसकी जो पहचान होती है, ये ध्यान रखें, मैं स्वयं, ये इसकी पहचान है। खुद ही, ये भी निजवाचक की पहचान है। अपने आप, ये भी निजवाचक सर्वनाम की पहचान है। मैं आप, ये भी निजवाचक सर्वनाम की पहचान है। तो ये जो सब मैं स्वयं, खुद ही, अपने आप, मैं आप, ये सब दिखे वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। तो मैं आप आ गया, मतलब ये निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो संघन कण नीचे तथा हल्के कण है वो ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ए अपकेंद्र, बी आंशिक आसवन, सी वापसी कण, डी निस्पंद। तो जो ये जो पूछ रहा है कि जब द्रव है उसको तेजी से घुमाया जा रहा है तो जो संघन कण होंगे वो नीचे, और जो हल्के कण होंगे वो ऊपर होंगे, उसको कहा जाता है अपकेंद्रण। ये ध्यान रखें, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण होता है, ये दो मिश्रित तरल पदार्थों से बना होता है और इसका जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? काफी अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, ये 18 दिसंबर 2022 यूनिवर्सिटी में करंट अफेयर्स से संबंधित पूछा गया था। ए ममता शर्मा, बी ललिता कुमार मंगलम, सी डॉक्टर गिरिजा व्यास और डी श्रीमती रेखा शर्मा। तो जो ये राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी जो अध्यक्ष है वर्तमान वो श्रीमती रेखा शर्मा है। और आज भी 2000 सितंबर सॉरी अक्टूबर, आज 1 अक्टूबर है, आज के समय में भी इसकी जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा ही है, ये ध्यान रखें। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये इसका जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसकी जो स्थापना है वो 31 जनवरी 1992 को की गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यदि मान लो इसकी प्रथम अध्यक्ष पूछ लें, अब की बार प्रथम अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, जयंती पटनायक ये इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। काफी अच्छा प्रश्न है। और ये भी एक प्रश्न आ सकता है, ये किस टाइप की बॉडी है? तो ये सावधिक निकाय है, ध्यान रखना, सावधिक निकाय, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? ये 1 मार्च 1973, बी 1 अप्रैल 1973, सी 1 अप्रैल 1972 और डी 1 अप्रैल 1972। तो भारत में जो बाघ योजना प्रारंभ की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973। अगला प्रश्न, संघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखें आप। इसका कारण है जब अपवर्तित किरण पुनः उसी माध्यम से वापस आती है तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ये जो होता है अपवर्तन कोण, ये 90 डिग्री से अधिक होता है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न है, किस किसान आंदोलन के तहत ट्रेस आयोग, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, का गठन किया गया था? ए बेंगू, बी बिजोलिया, सी अलवर और डी बूंदी। तो ये ट्रेस कमीशन का जो संबंध है वो बेंगू किसान आंदोलन से है, बेंगू किसान आंदोलन। और ये बेंगू किसान आंदोलन है ये 1921 में हुआ था और 1921 में इसके ऊपर जो इसकी जांच के लिए ट्रेस कमीशन आयोग किया गया था। और ये जो ट्रेस थे ये भूमि बंदोबस्त अधिकारी थे, ये ध्यान रखें, मिस्टर ट्रेस ये भूमि बंदोबस्त अधिकारी थे। और ये जो
बेंगू किसान आंदोलन ये मैनाल भीलवाड़ा में हुआ था, मैनाल भीलवाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी अध्यक्षता में हुआ, यानी किसके निर्देश में हुआ था, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, बेंगू किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, मैथ का प्रश्न बाद में बताएंगे आपको। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, ए पादप प्लवक से, बी जंतु प्लवक से, सी जलीय कीट से, और डी छोटी मछली से। काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि तालाब पारिस्थितिकी है, ये ध्यान रखें, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पादप प्लवक से, पादप प्लवक से। जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, ध्यान रखें। जो तालाब का पिरामिड होगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं, ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है, ए जोधपुर, बी पाली, सी जयपुर, और डी जैसलमेर। तो ये जो श्री उम्मेद मिल्स है ये पाली में स्थित है, ध्यान रखें। और इसकी जो उम्मेद मिल्स की स्थापना है वो 1942 में हुई थी, ध्यान रखें। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल आपका भी पूछा जा चुका है। उम्मेद मिल की स्थापना कब हुई, तो 1942 में की गई। अगला प्रश्न, उस प्रतिहा शासक का नाम बताइए जिसने केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य में से भी मुक्त कराया। ए नागवर प्रथम, बी देवराज, सी वत्सराज, डी नागवर द्वितीय। तो ये जो था अरबों को आगे बढ़ने से जो अंकुश लगाया था वो था नागवट प्रथम, ये ध्यान रखें। नागवट प्रथम नहीं, अरबों को आगे बढ़ने से रोका था। और ये जो नागपुर प्रथम है इसकी उपाधि का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपाधि वो है नारायण। नारायण की उपाधि नागपुर प्रथम को दी गई थी। और इसका जो वर्णन है कि भी ये उपाधि का वर्णन वो ग्वालियर परिस्थिति में वर्णन है इसका, ग्वालियर परिस्थिति, ये ध्यान रखें। ये जो नागभट्ट प्रथम है इनकी इनका एक अन्य नाम भी मिलता है वो है नागावलोक, नागावलोक, ये ध्यान रखें। और इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उज्जैन राजधानी किसको बनाया था, उज्जैन, उज्जैन को राजधानी बनाया था। लेकिन एक और फैक्ट है, जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इनके अनुसार नागपुर प्रथम की जो राजधानी थी वो जालोर थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, चूज ऑफ द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। He ordered them to lock the door. He said to them, please lock the door. B, he told them, you lock the door. C, he tells them, lock the door. और D, he said to them, lock the door. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा he said to them, lock the door. ये ध्यान रखना। ये जो ऑर्डर है, एडवाइज है, रिक्वेस्ट होती है, उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो डायरेक्ट स्पीच में होती है उसको हटाकर जो रिपोर्ट स्पीच की सूरत होती है वो टू को हटाकर की जाती है, फिर टू हट जाता है, ये ध्यान रखें आप, ये टू हट जाएगा, यानी ओनली फॉर आएगा लॉक द डोर। आगे, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है, ए लकड़ी का मंदिर, बी जस्ते से बना पानी का पात्र, सी जरी साड़ी, या डी पोमचा। तो ये बादला है जोधपुर का जिसमें ठंडा पानी रहता है, ये जस्ते से बना पात्र होता है, ध्यान रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस पे जो बादला है इस पे जो परत होती है, परत वो या तो कपड़े की होती है या चमड़े की, जिससे पानी ठंडा रहता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द है, यानी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सजावट, अन्वेषण, संकल्प या निवास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सजावट होगा। सजावट में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसको जब हम
प्रत्यय निकालेंगे तो सजा प्लस आवट होगा, आवट। तो ये आवट यहाँ पर क्या है, प्रत्यय है, सजा प्लस आवट। अब जैसे अन्वेक्षण, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ध्यान रखें, क्योंकि इसका जो अपन निकालते हैं, इसकी संधि करते हैं तो अनु प्लस एक क्षण होता है, ऐसा। तो इसमें उपसर्ग का हुआ। संकल्प, ये भी, इसमें भी उपसर्ग का हुआ है, क्योंकि सम प्लस कल्प होता है, तो सम इसमें उपसर्ग है। निवास, निवास में नी प्लस वास होता है, ये भी उपसर्ग है, बल्कि सजावट में ये पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस समूह में विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? अब विलोम शब्द, ये निंदा, प्रकोप, सही विलोम शब्द। निंदा, प्रकोप, कर्तज्ञ, कर्तगन, स्थूल, दीर्घ, कटु, कठोर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्तज्ञ, कर्तगन, ये इसका सही है, ये विलोम शब्द से प्रयोग हुआ है। यदि आप निंदा का कोप नहीं होता, निंदा का विलोम शब्द होता है, वो होता है स्तुति, स्तुति, ये ध्यान रखें। अब स्थूल, स्थूल का जो विलोम शब्द है वो होता है, दीर्घ नहीं होता, वो होता है सूक्ष्म। स्थूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। और जो कटु होता है उसका विलोम शब्द कठोर नहीं होता, बल्कि मधुर होता है, यह ध्यान रखें। अच्छा प्रश्न था, एक ही प्रश्न में इतने सारे ऑप्शंस। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाले ट्रिपलेट कोड हैं, ए यू जी, बी यू ए, सी यू ए सी, और डी यू जी जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यू ए। अगला प्रश्न, चेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव में। वी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट गुड न्यूज, ये ऑप्शंस, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, बी गुड न्यूज शुड बी एक्सपेक्टेड, सी गुड न्यूज मस्ट बी एक्सपेक्टेड, डी गुड न्यूज वाज एक्सपेक्टेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, 30 सितंबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल स्पेंसर पुल ढह गया, यह किस नदी पर बनाया गया था? काफी अच्छा प्रश्न है। रुपेन, मच्छू, साबरमती या खारी। ये वैसे तो ये उस समय के करंट अफेयर्स का है, तो ये मच्छू नदी पर बनाया हुआ था, संभावना नहीं है। फिर भी मोरबी जो शहर है ये काफी चर्चा में, भारत की ज्योग्राफी भी है सीईटी में, तो हो सकता है वापस दोबारा रिपीट होने के चांस हो, तो इसका ध्यान रखें, मच्छू नदी पर। अगला प्रश्न है, ये गोले का जो व्यास है वो 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जा सकता है, तो बाहर निकालने वाले पानी का आयतन कितना होगा? यहाँ पाई बराबर अपन को मानना है 22/7। अच्छा प्रश्न है, और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है सॉरी। जो व्यास है, ध्यान दें, वो है 0.7 सेंटीमीटर। अपन को गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये ध्यान दें। अब अपन को 4/3 है, पाई का मान इसने बोल रखा 22/7 मानना है। अब अपन को आर ज्ञात करना है, तो व्यास दे रहेगा 0.7 को, जो व्यास का आधा होता है वही त्रिज्या होती है, तो 0.7/2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये पॉइंट अब हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, मतलब 7/20। तो 7/20 इंटू 7/20 इंटू 7/20, और गोले कितने हैं? 3000 इंटू 3000। अब ये 7 से ये 7, और वैसे इसको जैसे हम अंतिम रूप से सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 539 घन सेंटीमीटर, जो ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न, ASCII 7 में कोडिंग सिस्टम कितने कैरेक्टर्स के होते हैं? ASCII 7 में, काफी अच्छा प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है। 356, 128, 512 या 256। ASCII 7 में जो होते हैं वो कोडिंग होते हैं
128 ध्यान रखें। और यदि आस्क की 8 का पूछ रहे हैं, आस्क की 8, तो उसमें आस्क की 8 में होते हैं 256। अगला प्रश्न 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12, 16 की मध्यिका और माध्य ज्ञात करना है। दोनों ज्ञात करने। जब माध्यिका ज्ञात करनी हो तब हम इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, तो 7 सबसे छोटी है, उसके बाद 10, 10 के बाद 17, सॉरी 12, ये 12, 17 नहीं है। फिर वापस 12 रिपीट हुई है, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 16, फिर 16, फिर 17, फिर 19। तो टोटल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। मध्य का होता है 20 का मूल्य। तो 11 यानी 5 इधर से छोड़ दीजिए और 5 इधर से छोड़ दीजिए, मतलब मध्य का आंसर आ गया 15, यानी m बराबर तो होगी 15। अब माध्य ज्ञात करना है, तो इन सबको जोड़कर ये कितने 11, 11 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब इन सबको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे इन सब में, इन सबको जब प्लस करेंगे तो उसके जो कुल जोड़ आएगा वो आएगा 154। इसमें 11 का भाग दे दीजिए तो आएगा 14, यानी जो माध्य है x वो आ गया आपका 14, यानी m 15 और x 14 सी आंसर, यानी मध्य का 15 है, माध्य 14 है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? ए बकरी, घड़ी, चाचा, होली। बी जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चौक और प्रदीप। सी लड़ाई, ममता, हाथ, रामायण। और डी गंगा, तालाब, नदी, समुद्र। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो व्यक्ति से संबंधित होती है, ध्यान रखें। तो इसमें जो होगा सही आंसर होगा वो होगा जनवरी, व्यक्तिवाचक है। पृथ्वी, चांदनी, चौक और प्रदीप, ये व्यक्तिवाचक से संबंधित है। अगला प्रश्न, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इच्छा प्रश्न है। जोधपुर का जो जसवंत थड़ा है इसका निर्माण किसने करवाया था? ए महाराजा सरदार सिंह, बी महाराजा हनुवंत सिंह, सी महाराजा उमेश सिंह, डी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। तो ये जो जसवंत थड़ा है इसका निर्माण करवाया था महाराजा सरदार सिंह। और महाराजा सरदार सिंह के जो पिताजी थे वो जसवंत सिंह थे, ध्यान रखिए, जसवंत सिंह, इनकी याद में करवाया था। और ये कब करवाया गया था? तो ये करवाया गया था 1899 से 1906 के बीच में करवाया था, ये ध्यान रखें। और जो जसवंत थड़ा है इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, राजस्थान का ताजमहल, जसवंत थड़ा। अगला प्रश्न, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? अच्छा प्रश्न है। ए गुरु शिखर, बी शेरगढ़, सी अचलगढ़ और डी तारागढ़। तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। शेरगढ़ की जो ऊंचाई है वह है 1597 मीटर। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वह 1380 मीटर। और इस तारागढ़ की ऊंचाई है वो 873, कहीं कहीं बुकों में और कहीं कहीं में 870 है। तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोल रहा है अरावली की, वो है शेरगढ़, 1597 मीटर, ये ध्यान रखें। ये गुरु शिखर और शेरगढ़ ये दोनों सिरोही में, ध्यान रखें, सिरोही, गुरु शिखर भी सिरोही में और शेरगढ़ भी सिरोही में, सिरोही। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, राजस्थान का राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेश में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? काफी अच्छा प्रश्न है। वार्षिक वर्षा, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू और ए डब्ल्यू। तो बी एच एच डब्ल्यू
ये जो है ये है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये कोपेन ने इसको वर्गीकृत किया था, अर्ध शुष्क। और अर्ध शुष्क में जो है जो वर्षा होती है वो होती है 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर। CWG जो है ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, उप आर्द्र। और उप आर्द्र इसमें जो वर्षा होती है वो होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। BWSW है ये शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क। शुष्क जलवायु प्रदेश है ये, यहाँ वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर। और AW है ये आर्द्र जलवायु प्रदेश है, यहाँ वर्षा होती है वो होती है 80 से अधिक सेंटीमीटर, 80 से अधिक सेंटीमीटर। तो सबसे कम वर्षा कहाँ हुई? BWSW यानी सी आंसर। काफी अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, ये उस समय करंट का प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा वो 36। इतना ध्यान रखें। घुड़सवार में कौन सा समास है? कर्मधारी है, तत्पुरुष, द्वंद या अव्ययीभाव? जो घुड़सवार है इसको अपन जब देखेंगे तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। सवार पर आया मतलब तत्पुरुष समास है, और ये तत्पुरुष से भी पूछ ले तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास है, ये ध्यान रखें। अधिकरण तत्पुरुष में मैं और पर का प्रयोग होता है, ध्यान रखें, मैं और पर का प्रयोग होता है अधिकरण तत्पुरुष में। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है? ए अन्नामुड़ी, बी दोदा बेटा, सी महेंद्रगिरी, डी गुरु शिखर। पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर है, ध्यान रखें। और ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा, ये ध्यान रखें। ये जो महेंद्रगिरी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग महेंद्रगिरी का वो उत्तरी पहाड़ी कहलाता है, ध्यान रखें, उत्तरी पहाड़ी। और इसका जो मध्य भाग है, मध्य भाग, मध्य भाग महेंद्रगिरी का वो कहलाता है कुडुप्पा, कुडुप्पा पहाड़ी, ये ध्यान रखें। और जो दक्षिण वाला भाग है यहाँ लिख लेते हैं, वो तमिलनाडु पहाड़ी कहलाता है, तमिलनाडु पहाड़ी। काफी अच्छा प्रश्न था। आगे अगला प्रश्न, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 में कहाँ था? ए ईडर, बी सूत, सी बेड़सा, डी खेड़ा। ये गोविंद गिरी है, इनका गतिविधियों का केंद्र था वो बेड़सा था, ये ध्यान रखना। बेड़सा यहाँ पर ही गोविंद गिरी, ये बेड़सा जो है ये डूंगरपुर में, ध्यान रखें, डूंगरपुर। यही गोविंद गिरी का जन्म हुआ था, और जन्म हुआ था वो हुआ था 20 दिसंबर 1858 को हुआ था। और ये बंजारा जाति के थे, ये ध्यान रखें, गोविंद गिरी बंजारा, बंजारा जाति के थे। और इन्होंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1883 में संप सभा की स्थापना की थी, ध्यान रखें, संप सभा की स्थापना की थी 1883 में। और इन्होंने एक और फैक्ट है, सूरजी भगत, सूरजी भगत के साथ मिलकर भगत आंदोलन चलाया, भगत आंदोलन चलाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, व्लादिमीर जेलेस्की राष्ट्रपति हैं? रूस के, पुर्तगाल के, स्पेन के, यूक्रेन के? तो व्लादिमीर जेलेस्की हैं, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उस समय भी थे
और वर्तमान में भी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद